कोड क्लीनलीनेस एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी बार इग्नोर हो जाता है, लेकिन ये जैसे जैसे आप किसी कंपनी में ग्रो करते हैं या आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो आपका कुछ टाइम तक चलेगा, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरह नहीं है कि आपने आज उसको सॉल्व किया और आप कल उसको वापस नहीं देखेंगे, तो उस केस में आपको कोड की क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। वरना जब फ्यूचर में आप उसमें चेंजेस करने आएंगे कुछ भी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आप उसमें समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली पुराना चेंज क्या था जिसके बेस पे करना है। तो आपका उस जब फ्यूचर में कोई चेंज कर रहे होगे आप, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे। तो जैसे अभी मैंने जो प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, ये कैलकुलेटर प्रोजेक्ट है जो मैंने अपने इंटर्नशिप डेज में बनाया था। अगर इसकी वर्किंग हम देखें तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग है। नॉर्मली जैसे हमारा विंडोज़ का कैलकुलेटर वर्क करता है, सिमिलरली ये भी वर्क कर रहा है। इसमें सारे फंक्शन सही से वर्क कर रहे हैं जैसे करने चाहिए, अगर हम चला चला के देखें। और सिमिलरली जैसे कॉमन एक्सेप्शन हैंडलिंग भी की हुई है कि डिवाइड बाय ज़ीरो पे कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो आ भी रहा है। तो ओवरऑल वर्किंग देखें तो काफ़ी सही वर्क कर रहा है ये। बट अगर हम पीछे आके इसकी कोड क्वालिटी देखें, तो जब तक आप पूरा कोड पीछे पढ़ नहीं लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली कौन सा कोड क्या वर्क कर रहा है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो कुछ ऐसे एक पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपकी कोड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, जो अगर आप नॉर्मल एक क्लास के प्रोजेक्ट में लगाओगे तो आपको हाफ एन आवर लगेगा, या बड़े प्रोजेक्ट में भी लगाते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपकी कोड क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। और जैसे जैसे आप किसी कंपनी में एज ए सीनियर डेवलपर अगर काम करना शुरू करते हो, तो आपकी कोड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप एज ए सीनियर डेवलपर काम कर रहे हो तो आपका कोड आपके साथ वाले लोग समझेंगे, प्लस आपके जो अंडर काम कर रहे होंगे लोग उनको भी समझना होता है। तो उस टाइम पे आपके कोड क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो पहला पॉइंट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है मीनिंगफुल नेम्स यूज़ करना। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि हमने प्रोजेक्ट के लिए नॉर्मल फॉर्म 1 यूज़ किया हुआ है, लेकिन फॉर्म 1 जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है उसका इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये फॉर्म क्या है। तो हमारे केस में एक सिंगल ही फॉर्म है पूरी एप्लीकेशन में, मल्टीपल फॉर्म्स नहीं है। तो ये जो है ये मेन फॉर्म है, तो हम इसको रीनेम करके मेन फॉर्म करेंगे। तो अगर हम इसको नॉर्मल यहाँ पे रीनेम कर देते हैं मेन फॉर्म से, तो एक इशू होगा कि जैसे ये कंस्ट्रक्टर था इसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा। आप देखेंगे तो 59 एरर्स आ गई हैं यहाँ पे, ये सारे इश्यूज हो गए हैं। तो ऐसे नहीं रीनेम करना है हमें क्या करना है, इस पर कंट्रोल होल्ड करके 2 बार आर प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस आर आर। इससे हमारी ये रिफैक्टर एंड रीनेम विंडो ओपन होके आ जाती है। और अब हमें इसको यहाँ पे रीनेम करना है मेन फॉर्म, और यहाँ पे अप्लाई क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ये अप्लाई क्लिक करेंगे तो इसके जितने भी रेफरेंसेस थे वो सारे के सारे रीनेम हो गए होंगे। इससे वो एरर कोई नहीं आएगी, सिंपली हमारा रीनेम हर जगह हो गया है। तो हमारी वर्किंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं गया, बस सिंपल रीनेम हमने करना था। ओके, अब सिमिलरली इसके जो लोड मेथड्स हैं हम इनको भी एक बार रीनेम करेंगे। तो आई थिंक अभी के लिए ये इतना, हमारा मेन फॉर्म के इंस्टेंस चेंज हो गए हैं, और सिमिलरली उसके जो रिलेटेड मेथड्स थे 2-1 वहाँ पे भी हमने उसको रीनेम कर दिया है। अगर आप सिमिलर चेंजेस चाहें तो इनमें बटन क्लिक्स के इवेंट्स पे भी कर सकते हैं। जो मैंने अभी नॉर्मल बटन क्लिक के इवेंट इसमें डाल रखे हैं वो हालांकि इतने ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो हमें किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इक्वल्स क्लिक है तो आप इसको इक्वल बटन क्लिक कर सकते हो, मिसलेनियस क्लिक है मिसलेनियस बटन क्लिक कर सकते हो, यूनरी ऑपरेटर में क्लिक एंड में नहीं लगा हुआ वो लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके के फिक्सेस हमें यूजुअली कर देने चाहिए। उसके बाद हम अब वेरिएबल रीनेम्स को देखेंगे। जैसे कि ये रिजल्ट वेरिएबल है, हालांकि ये उतना बुरा नहीं है कि जैसे हम कई बार प्रोग्रामिंग में जो करते हैं कि हम सारे अपने वेरिएबल्स का नाम IJK या ABCD लिख देते हैं, तो एटलीस्ट कुछ हद तक ये वेरिएबल डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन इसको हम बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट है कि नेमिंग कन्वेंशन हमने नहीं फॉलो की हुई है। जो C# की डिफाइंड नेमिंग कन्वेंशन होती है उसके 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनमें से एक होता है कि कोई भी ग्लोबल वेरिएबल होता है
ग्लोबल एंड प्राइवेट वेरिएबल, तो उसको हम अंडरस्कोर से हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी हमने रिफैक्टरिंग एंड रीनेम विंडो ओपन की, इसको हम राइट कर रहे हैं अंडरस्कोर रिजल्ट वैल्यू। ओके, हम अप्लाई कर देंगे इसके सारे। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे। इसके अलावा ये जो एक बूलियन हमने यूज़ किया हुआ है, इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है कि कभी भी आप बूल वेरिएबल यूज़ करते हो तो कोशिश करना है कि हमेशा वो इज वर्ड से शुरू हो, जिससे कि वो वेरिएबल का नाम पढ़ते ही हमें क्लियर हो जाए कि ये किस कंडीशन में ट्रू होगा और किस कंडीशन में फॉल्स होगा। तो हम अगर इसको देखें अभी एंटर अंडरस्कोर वैल्यू में, ये कन्फ्यूजन हो सकती है किसी को कि कब ट्रू और कब फॉल्स है ये, तो हम इसको डायरेक्ट रीनेम करेंगे इज वैल्यू एंटर्ड। ओके, तो ये तीनों वेरिएबल अभी सही रीनेम हो गए हैं। इनसे अब काफ़ी हद तक हमें क्लैरिफाई हो पा रहा है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम नेमिंग कन्वेंशन की बात करें तो क्लास की नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे करेक्ट थी कि पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, मतलब बेसिकली जितने भी वर्ड से आपकी क्लास की नेम बनेगी हर एक का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, जिसको कि हम पास्कल केसिंग कहते हैं। सिमिलर केसिंग यूज़ होती है मेथड नेम्स के लिए, और सिमिलर केसिंग ही यूज़ करेंगे हम कभी भी कोई प्रॉपर्टी हमारे क्लास में अगर यूज़ होगी तो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक होती है कैमल केसिंग, जो कि हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के लिए। उसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि जब भी आप कोई लोकल वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उसके नेम नॉर्मल स्मॉल से शुरू होगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आगे यूज़ होगा तो उसके केस में हम कैपिटल यूज़ करेंगे, जैसे कि ये लेबल शो ऑफ था। बट अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल होता है तो उसके केस में वो एक डिफरेंस हो जाएगा कि जो भी आप वेरिएबल नेम दे रहे हो उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे। तो एक बार हम रीनेमिंग के बाद अब डिस्कस करते हैं हमारे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स आपकी एप्लीकेशन की रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं अगर प्रॉपरली यूज़ किए जाएं। तो इम्प्रॉपरली कमेंट्स वो होते हैं या तो आपने उसमें ऐसी डिस्क्रिप्शन दी है जो किसी काम की नहीं है। अगर मैं जैसे यहाँ पे कमेंट डाल दूँ दिस स्टोर्स अंडरस्कोर रिजल्ट वैल्यू, तो ये कमेंट तो मैंने डाल दिया लेकिन कुछ भी इससे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसमें जो वैल्यू जितना मैंने एक्सप्लेन किया है सिमिलर उतना ही इसके अंडर एक्सप्लेन हो गया था। तो ये कमेंट इतना ज़्यादा मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है। इसकी जगह पे अगर मैं मीनिंगफुल कमेंट की बात करूं तो मैं यूज़ कर सकता हूं दिस स्टोर्स कैलकुलेटेड वैल्यू आफ्टर ऑपरेशन। तो इससे अब फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल रही है कि अगर किसी को अंडरस्कोर रिजल्ट वैल्यू समझ नहीं आया तो हम यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू आफ्टर ऑपरेशन इतना हमने लिख दिया है तो अब उसको समझ आ जाएगा। तो इस कमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। कमेंट्स का एक तो सबसे पहले जब भी आप कोई नया वेरिएबल या नया मेथड करते हो तो कोशिश करें उसके ऊपर एक्सएमएल कमेंट ज़रूर डालें। और उसके अलावा अगर कुछ भी ऐसा लॉजिक है जो आपको लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ नहीं आएगा, कि जैसे ये इफ ब्लॉक है तो ये किस लिए यूज़ हो रहा है, तो उसके ऊपर एक सिंगल लाइन का कमेंट ज़रूर होना चाहिए कि एक्चुअली ज़रूरत क्या थी इस इफ ब्लॉक की, ये किस लिए हमने इफ एल्स ब्लॉक डाल रखे हैं। ओके, जो एक चीज़ हमें नहीं करनी है कमेंट में वो ये होता है कि एक तरीके से हम पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें डबल रिजल्ट वैल्यू में इसके बाद अगर आप यहाँ पे केसेस एक्सप्लेन करने लग जाएं कि इस केस में ये इसमें वैल्यू होगी, या सेकंड केस में अगर हम इक्वल टू प्रेस करते हैं तब क्या होगी, नॉर्मल ऑपरेटर प्रेस करते हैं तब क्या होगी, वो सारा काम आपको कमेंट में नहीं करना है। वो काम के लिए आप अपना सेपरेट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन की वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे। कोड में कमेंट का मतलब यही है कि आपको एक तरीके से एप्लीकेशन यूजेज नहीं बताना है, आपको कोड किस लिए कहाँ लिखा गया है वो बताना है। एप्लीकेशन यूजेज के लिए आप अपना सिंपल रीडमी डॉक बना सकते हैं एक सेपरेट से। इसके अलावा जो कमेंट एक होते हैं जो नहीं यूज़ करने हैं जिस तरीके के कमेंट, वो होते हैं कि कोड को जब आप कमेंट करते हो, कई बार क्या होता है कि आपने कुछ कोड लिखा या डिबगिंग करते टाइम मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हो या मैसेज पॉपअप शो कर लेते हो, और बाद में आप कुछ नहीं करते हो कि उसको, जैसे आपने यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन अगर यूज़ किया डिबगिंग करते टाइम,
और आपने इसको यूज़ कर लिया डीबगिंग के लिए, तो आपको बाद में होता है कि हाँ ठीक है, आपने पूरी डीबगिंग किया, आपने इशू फाइंड किया और आपका इशू फिक्स हो चुका है। तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको आप कमेंट कर देते हो, या उसके अलावा कई केसेस में होता है कि जैसे आपका कोई मेथड डेप्रिकेट हो जाता है कि ये हमें अब यूज़ नहीं करना है, अब इसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो गई है, तो उस केस में लोग पूरा का पूरा वो मेथड यहाँ पे ऐसे कमेंट कर देते हैं, लेकिन उस कोड को डिलीट नहीं किया जाता। इसके लिए यूजुअली लोग यही रीज़न बताते हैं कि हो सकता है हमें फ्यूचर में इसको दोबारा यूज़ करना पड़े। बट आपको एक चीज़ समझनी है कि वर्जनिंग टूल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं कि आपकी कभी भी गलती से कोई कोड रिमूव हो गया तो आप पुराने वर्जन से उठा के उसको ला सको। तो आप वर्जन कंट्रोल का काम अपने कोड से करा रहे हैं और उससे कोड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे आपका वो ऐसा कोड लिखा हुआ है जो कभी यूज़ नहीं होगा, आपकी क्लास का साइज़ बढ़ा रहा है वो, तो सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ से उसको, जो मेथड यूज़ नहीं हो रहा है, जो स्टेटमेंट यूज़ नहीं हो रही है, उसको कमेंट ना करके आप पूरा का पूरा रिमूव कर देंगे और आप अपने वर्जनिंग टूल पर रिलाई करेंगे कि अगर फ्यूचर में आपको ये कोड दोबारा वापस यूज़ करना पड़ता है तो आप जो भी वर्जनिंग टूल यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप गिट यूज़ कर रहे हैं या SVN यूज़ कर रहे हैं, आप उसका यूज़ करके वो कोड वापस लाएंगे, ना कि आपको यहाँ कोड के अंदर उसको अपनी हिस्ट्री मेंटेन करके रखनी है कि क्या पहले यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो ये कोड के यूजेज हो गए हैं। इसके अलावा मैं जो एक कोड के लिए एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ अपनी घोस्ट डॉग कम्युनिटी। इसमें एक बहुत अच्छा शॉर्टकट हमें मिलता है जो कि होता है Ctrl+Shift+D का। जैसे कि मैंने इसमें अभी Ctrl+Shift+D प्रेस किया तो XML कमेंट वो ऐड करने का काम आता है, चाहे आपको वेरिएबल्स पे XML कमेंट ऐड करने हो या मेथड्स पे या क्लासेस पे, तो ये आपको बेसिक XML कमेंट ऐड करके दे देता है। उसके ऊपर आपको मॉडिफाई ज़रूर करना है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, आप उसके ऊपर मॉडिफाई कर दें। तो इससे आपका थोड़ा टाइम बचता है और आपके XML कमेंट्स रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है टू डूज़ का यूज़। बेसिकली अगर आप अपने प्रोजेक्ट में व्यू में जाएंगे और यहाँ पे टास्क लिस्ट देखेंगे तो आपको इसमें शो करता है कि आपके टू डू कमेंट आपने कितने ऐड किए हुए हैं अपने कोड में। अब टू डू कमेंट जब प्रॉपरली यूज़ किए जाएं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे कि जो मैं मानता हूँ टू डू का करेक्ट यूसेज है वो यही है कि आपका जो करंट टास्क असाइंड है, आप स्टार्टिंग में टू डू यूज़ करके अपने टास्क को वहाँ पे कोड में राइट डाउन कर सकते हैं जगह जगह कि मैं ये हैंडल करना चाहता हूँ, और जैसे जैसे आपका वो टास्क फिनिश होता जाता है आपके टू डू ख़त्म हो जाने चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि लोग टू डू का एक तरीके से यूज़ करते हैं फ्यूचर में खुद को याद दिलाने के लिए कि ये चीज़ करेक्ट करनी है। वो चीज़ आप मान के चलिए कि कभी आप कर ही नहीं पाएंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि टू डू डाल दिए जाते हैं कि करेक्ट दिस कोड या ऐड हैंडलिंग या सेंट्रलाइज कोड नाम से, लेकिन वो सालों तक पड़े रहते हैं और कोई उस टू डू को देखता नहीं है। तो आपको टू डू ऐसे यूज़ नहीं करने हैं। जैसे कि इसमें भी अगर आप देखें तो की डाउन के इवेंट में हमने खाली नंबर की हैंडलिंग यूज़ हुई है, नंबर वाली कीज़ की, लेकिन कमेंट डाला हुआ है कि ऑपरेटर कीज़ की भी हैंडलिंग यूज़ करनी है और इसका कभी नंबर ही नहीं आया। सिमिलरली यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करके सिर्फ एरर लेवल में एरर डिस्प्ले किया गया और ऊपर कमेंट डाल दिया गया ऐड एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेकिन उसका भी अगेन कभी नंबर नहीं आया। तो आपको ऐसे नहीं यूज़ करना है। कभी भी आपका करंट टास्क फिनिश हो रहा है तो आपको एक बार टूल विंडो में अपनी जाना है व्यू में से, और यहाँ पे टास्क लिस्ट आपको व्यू करनी है और अपने टू डूज़ को या तो हैंडल करना है या उनको रिमूव करना है। ये आपका डिसीजन है कि ये टू डू कितना इंपॉर्टेंट है। आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग अगर उसको करना ही चाहते हैं तो आप कोड से नहीं करेंगे, उसके लिए आपके इशू ट्रैक रखने के टूल्स होते हैं, जो टास्क ट्रैकिंग टूल होते हैं, जैसे कि जीरा सबसे पॉपुलर टूल है, आप उनका यूज़ करेंगे। आप जीरा बना के खुद को असाइन कर लीजिए। कोड में टू डू डालने से किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा है वहाँ पे, उससे आपके कोड की क्वालिटी बस डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो मैं अभी यहाँ के लिए टू डू ये हटा दूँगा क्योंकि मैं अभी इनको हैंडल नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी हम जो एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ कॉन्स्टेंट्स। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारी जगह तो मैंने इसमें फाइंड किया है कि ये सिंपल डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए गए हैं एक ब्लैंक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए।
आपको ऐसे नहीं वर्क करना है, क्योंकि ये जो इंट डॉट मेन वैल्यू हो गए हैं, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी हो गए हैं, ये कॉन्स्टेंट्स दिए ही इन यूजेज के लिए जाते हैं कि आप अपना कोड क्लीन कर सकें। आपको इस तरीके से यूज़ नहीं करना है। आप इसमें सिंपल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी टाइप करेंगे और ये इसको यूज़ करेंगे। अब ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस है, तो मैं इसको रिप्लेस यूज़ करूँगा यहाँ पे। फोर्टीन अकरेंसेस टोटल रिप्लेस हो गए हैं। और इसके बाद मैं इसको एक बार बिल्ड करके भी देखूंगा कि कोई एरर अब तक इंट्रोड्यूस हुई है क्या। ओके, तो हालांकि कुछ एरर्स मुझे मिली थी, बट वो हमारे कोड में नहीं थी, वो असेंबली इन्फो फाइल में आई थी, तो मैंने उनको फिक्स कर दिया है। तो अगर ओवरऑल देखें तो अभी तक हमारे कोड में कोई नई एरर नहीं आई है और बिल्ड सक्सेसफुल यहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली जब आपकी एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि आपके खुद के ऐसे स्ट्रिंग या इंटीजर वेरिएबल काफ़ी कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, जो एक तरीके से वेरिएबल नहीं है, आप कभी भी उनको मॉडिफाई नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप बार बार उनको यूज़ कर रहे हैं। ऐसे कुछ हो सकते हैं कि एरर लेबल हो सकते हैं, या आप कुछ कंपैरिजन, जैसे इसमें मैं बार बार कंपेयर करके देख रहा हूँ उसके टेक्स्ट को कि एक्चुअली जो की प्रेस हुई है उसका टेक्स्ट क्या है और उसके बेस पे उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो बार बार आप सेम स्ट्रिंग को राइट डाउन ना करने के बजाय आप क्या करेंगे, आप एक ऐप कांस्टेंट की फाइल बनाएंगे। आप एक सिंपल स्टैटिक क्लास बना लेंगे ऐप कांस्टेंट्स नाम से, और उसके अंदर आप काफ़ी सारे सिंपल अपने कांस्टेंट्स बना लेंगे स्ट्रिंग टाइप के, और उनको यूज़ करेंगे उसकी जगह पे। तो जैसे जैसे इसको मैं अगर रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे कोड की क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव होगी कि एक तो सारे सेंट्रलाइज जगह पे होंगे, तो कल को चेंज करना है तो मैं एक जगह चेंज करूँगा, पूरी जगह पे वो होगा, रिप्लेस हो जाएगा। एक तो ये एडवांटेज होगा, और प्लस आपका कोड काफ़ी बेटर दिखाई देगा जब आप इसको व्यू करने आओगे। करंटली देखोगे तो आपको सेम वैल्यू बार बार यहाँ राइट डाउन करनी पड़ी थी, उसकी जगह पे एक ही जगह वो यूज़ होगी और उसका एक रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा जो एक चीज़ डिस्कस करनी थी वो ये है कि लार्ज मेथड्स कभी भी यूज़ नहीं करने हैं। जैसे कि अभी अगर मैं ये यूनरी ऑपरेटर मेथड को व्यू करता हूँ, तो इस मेथड में एक तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कुछ 4-5 केस हैं और चारों के चारों सिंगल मेथड में यूज़ किए हैं। आपको कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो, क्योंकि जैसे जैसे हो सकता है फ्यूचर में ये केसेस और भी बढ़ जाएं, तो आपके यहाँ केसेस इंक्रीज होंगे और ये मेथड का साइज इंक्रीज तो चला जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है कि एक सेपरेट, हर केस का एक सेपरेट मेथड बना देना है और उस मेथड को कॉल कर देना है। तो इससे क्या होगा कि हर केस एक सिंगल लाइन में सिमट के रह जाएगा, ये 4 लाइनों की जगह, जिससे आपका एक करंट मेथड काफ़ी स्मॉल हो जाएगा और उसके अलावा आपके छोटे छोटे 4 मेथड्स बन जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ये अंडर रूट वाले के लिए मेथड एक बनाता हूँ, ओके, तो इस केस में हमें कुछ पास भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो एज इट इज़ मैं उस कोड को रिप्लेस कर सकता हूँ अंडर रूट हैंडलिंग से। तो अगर मैं वो कोड यहाँ ना लिख के सिर्फ इसको कॉल कर दूंगा तो हमारा सेम कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अब कोड यहाँ पे ये मेथड का साइज़ काफ़ी डिक्रीज हो गया है। और फ्यूचर में अगर सेम कोड मुझे कहीं और यूज़ करना होता है तो मेरे पास एक मेथड हो गया, जिससे कोड डुप्लीकेसी के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसके बाद एक पॉइंट आता है, कभी भी आप अगर एक्सेप्शंस को प्रिवेंट कर सकते हो तो आपको जानबूझ के एक्सेप्शन थ्रो होने नहीं देनी या खुद भी नहीं करनी है। आपको एक्सेप्शन उसी केस में हैंडल करनी है जब आपको नॉर्मल फ्लो से वो काम नहीं चल रहा है जो आप कराना चाह रहे थे। जैसे कि अगर इस केस में देखें तो इसमें सिंपली करना क्या था कि हमें एरर लेवल पे ये सेट करना था कि मैक्स लेंथ इज 15 डिजिट्स, लेकिन हमने उसको किया किस तरीके से था कि हमने खुद की अपनी एक एक्सेप्शन थ्रो कराई थी। अगर मैं और भी ऐसे रेफरेंस फाइंड करने की कोशिश करूं तो एक जगह और हमने करा रखा है, तो हम सबसे पहले इनको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन ना करा के डायरेक्ट जो कराना चाह रहा था मैं यहाँ पे करा के और यहीं से रिटर्न कर देंगे। तो अब ये थ्रो का कुछ मतलब नहीं रह गया है। तो इस केस में ओके, सिमिलरली हमें जो दूसरा इंस्टेंस मिला था हम सेम हैंडलिंग वहाँ पे भी जाके करेंगे।
तो ये वो कुछ टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कोड को क्लीन करने की। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स हैं, बट ये कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होंगी। थैंक यू।